वेलकम बैक जी। पाकिस्तान के लिए क्या चांसेस हैं? पाकिस्तान की बॉलिंग ज़रा रिदम में आ गई है, कितनी हमारे लिए ये सुकून दे बात है और सुख का सांस लें कि ज़रा बॉलिंग हमारी रिदम में आ गई। मैं कुछ चीज़ें एनालाइज कर रहा था तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार पाकिस्तान ने, हम गैर ज़रूरी तौर पर ये कह रहे हैं कि यार हमारी स्पिन नहीं चल रही तो हम हार रहे हैं। हमारी स्पिन कभी नहीं चल रही थी। शादाब, बहुत पुरानी बात है ये, बहुत पुरानी बात है। जब शादाब हमारे मैच विनर के तौर पे था, बड़ी अच्छी बॉल करता था, सारा कुछ था। शादाब का पीएसएल में जाके पूरे का पूरी तवज्जो या पूरे का पूरा, मैं अगर कहूँ फोकस, वो शिफ्ट हो गया बतौर ऑलराउंडर बनने में, और ऑलराउंडर की बजाय वो बैट्समैन ज़्यादा बेहतर बन गया। जबकि हमें उसे बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे तो कबूल करना आसान है, पर बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पे शादाब को कबूल करना इसलिए मुश्किल है कि शादाब हमारा चैंपियंस ट्रॉफी का हीरो है। और चैंपियंस ट्रॉफी के बाद शादाब ने कई कई परफॉर्मेंसेज ऐसी दी हैं विद बॉल और विद फील्ड कि हमें शादाब पर ज़ाहिर ट्रस्ट करना था, रिलाई करना, इसमें गलत बात भी कोई नहीं है। अच्छा, कोई भी कैप्टन आए, लेकिन वो एक बात ज़रूर है कि शादाब को बाहर बिठाने से पहले 10 बार ये ज़रूर सोचेगा कि यार शादाब है ये। अच्छा, ये बड़ा प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर बेशक दोस्ती यारी हो जो भी हो, बट शादाब को ना तो बाबर आजम लाया, ना कुछ सरफराज के टाइम से खेल रहा है, और शादाब है यूज़फुल क्रिकेटर। अब शादाब को ये सोचना है कि यार मैं टीम पर बोझ बनने की बजाय, या कैप्टन पर भी बोझ बनने की बजाय, कि कैप्टन मुझ पर ट्रस्ट कर रहा है, हम इसको दोस्ती यारी का नाम दें कुछ भी दें, लेकिन ट्रस्ट तो कर रहा है ना, हम भी करते हैं यार। शादाब बाहर बैठता है, हमें थोड़ा सा झटका ज़रूर होता है देखने यार आज शादाब बाहर बैठा है, कहते हैं हमें आज सही हो गया है। पर नवाज बाहर बैठे तो हमें कोई टेंशन नहीं है, शादाब बैठे तो होती है ना, फैक्ट है ये बात, चाहे हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, जो बात सच है वो सच है। अब शादाब के सोचने की बात है। बहरहाल मैं ये रियलाइज़ कर रहा था अरफा कि हमें स्पिन तो जिता ही नहीं रही। हमें तो टेस्ट में भी पेसर जिता रहे थे, हमें तो वनडे में भी पेसर जिता रहे हैं, हमें तो T20 हमने सबसे ज़्यादा खेले उसमें पेसर जिता रहे थे। स्पिनर तो कहीं एक आधी 2 विकेट एक ले ली, वो भी बिल्कुल एंड पे, हमारे तो पेसर उड़ा के रख देते थे। हुआ हमारे साथ ये है कि हमारे जो पेसर्स हैं उनके इतनी लीग खेलनी कि फटीक का शिकार हो गए, और वो इतना थक गए, अब वो एग्जॉस्ट होना शुरू हो गए, क्योंकि उनके एग्जॉस्ट होना नजर आ रहा है। वो एग्जॉस्ट होने की वजह से इस सारी परफॉर्मेंसेस से थोड़ा बाहर हो गए, थोड़ा टाइम मिला, गैप मिला है, उन्होंने अपने आप को रीथिंक किया है, तो अब जाके हम देख रहे हैं कि हमारा पेस अटैक दोबारा जुड़ा है। मैं क्रेडिट दूंगा वसीम जूनियर को, वो आया है 2 मैचेस में, एक्सीलेंट बॉलिंग की है उसने, और मेरा ख्याल है उसने बहुत अपने आप को बाहर बैठ के सोचने के बाद इंप्रूव किया है। क्या कहते हैं अरफा? देखिए अचलान इसमें दो बातें हैं। एक तो आपने स्पिनर की बात की, क्यों नहीं होता, क्यों नहीं बन पा रहे हम लोग, क्यों नहीं ला पा रहे, और दूसरी के पिचेस ने एक्सीड किया। स्पिनर्स पे देखें वही बात है कि जब आपके डोमेस्टिक में ही पिचेस स्पिनर्स की फेवरेबल के जो हिसाब से नहीं बनेंगी तो फिर आपके स्पिनर्स प्रोड्यूस भी नहीं होंगे। आपकी जो तमाम अभी भी इवन के जो ट्रॉफी में भी जो बैटिंग सारी विकेट बनी है, उन्होंने जब वो रन उगले हैं, उन्होंने विकेट इतनी ज्यादा प्रोड्यूस नहीं की, 700 से 600 500 आराम से लगे। तो दैट मीन्स कि आपकी जो विकेट्स हैं वो सिर्फ बैटिंग ओरिएंटेड है। आपको स्पिनर्स इस तरह नहीं प्रोड्यूस होंगे। थोड़ा सा पीसीबी को भी इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होगी कि यार आप डिफरेंट कंडीशंस पे आप डिफरेंट पिचेस बना के दो ताकि चैलेंजिंग सिचुएशन हो। अब एक पिच पे अगर कोई स्पिनर जब वो बन ही नहीं पा रहा होगा, वहाँ स्पिनर्स की जब विकेट ही नहीं होगी तो स्पिनर्स को वो इंक्लूड अरफा, अगर वीडियो ऑल रिगार्ड्स, अगर मैं ये बात कहूँ कि हम पिचेस से पहले ये भी एक जुमला यूज कर लें कि अभी तो पीसीबी को पहले पीसीबी के ऊपर रीथिंक करना चाहिए कि क्या पीसीबी डू कर रहा है। वो तो अजीब व गरीब काम कर रहे हैं, वो कहाँ सोचेंगे पिचेस का। पहले वो ये तो सोच लें कि किसका स्क्रीनशॉट किसको देना है और किसकी बात किसको बतानी है, इससे निकलेंगे तो वो सोचेंगे ना। लेकिन वो तो अभी खैर अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं ना। ये तो खैर ये एक बहुत ही बड़ी डिबेट और मेरे ख्याल से इसका अलग से प्रोग्राम हो सकता है। 4 नवंबर को बहुत ही बड़ा फैसला आपको शायद आते हुए दिखाई दे, और मुझे अनलाइकली लगता है कि शायद विकास सब सर्वाइव ना कर पाए। बहुत मेरिकल हो जाएगा अगर वो सर्वाइव कर लें, लेकिन लेट्स सी के क्या होता है, वो खैर अलग बात है। लेकिन जो सिस्टम है करंटली उसमें आपको थोड़ा सा रिवैम्प करना पड़ेगा। और देखिए पेशेंस की आपने एक अच्छी बात की है कि वसीम जूनियर, शाहीन आफरीदी, बहुत ही अरसे बाद, मैंने एक ट्वीट भी आज की कि बहुत अरसे बाद मुझे कोई पाकिस्तानी बॉलर रिवर्स स्विंग करते दिखाई दिया। वसीम जूनियर, आफरीदी ने बहुत ही कमाल मजा है यार, शाहीन ने रिवर्स स्विंग की है, मुझे खुशी इस चीज की। वसीम कर रहा था, वसीम ने पहले मैच में भी की अरफा, लेकिन आज शाहीन ने की, बहुत अच्छी बात है ये। बिल्कुल। और देखिए उसका जो हमें फायदा भी है, उसका फायदा हमें टेस्ट ओवर्स में हुआ कि जहां हमें विकेट्स बैक टू बैक मिल, और एक जो रन बन सकते थे वो नहीं बन पाए, और हमने ओवर्स खत्म होने से पहले ही जो है वो सारे तमाम आउट कर दिए। तो ये फायदा होता है
जब आपके पास डेथ ओवर्स के जो है वो बॉलर्स मिल जाए, तो मुझे वसीम जूनियर और शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, जो छोटी छोटी परफॉर्मेंसेज जो चिप इन करके टीम वर्क दिखाई दी है, वो मुझे बहुत ही पॉजिटिव साइन दिखाई दिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। हारिस के बारे में पॉजिटिव है अरफा? देखिए पॉजिटिव तो होंगे, क्योंकि अभी हमारा वो स्ट्राइक बॉलर है। अगर आप हारिस को निगेट भी कर दें तो उसका रिप्लेसमेंट कौन है? रिप्लेसमेंट कोई भी नहीं है, इसमें कोई शक मुझे नहीं है कि लगता है हारिस। अगर आ जाए ना वापस जब हमारा शेर नसीम शाह, तो मुझे नहीं लगता कि हारिस रऊफ अपनी जगह पे टिक पाएगा। ऑन एंड ऑफ खेलेगा, ड्रॉप होगा आएगा, ड्रॉप होगा आएगा। यार खाली पेस नहीं होती भाई, ब्रेनलेस बॉलर नहीं चलते अरफा, अब बॉलर विद ब्रेन्स चलते हैं। ये तो बात है आपकी, बिल्कुल बजा बात है, लेकिन बाबर आजम जो कप्तान है, कप्तान का एक कॉन्फिडेंस भी होता है, तो मुझे दिखाई यही देता है कि हारिस रऊफ पे बहुत ज्यादा उन्हें कॉन्फिडेंस है। T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने परफॉर्म भी किया, लेकिन देखें इसमें हारिस रऊफ को खुद भी समझना होगा, खुद भी सोचना होगा कि आपने अगर 10 ओवर का बॉलर बनना है, अपने आप को 4 ओवर के बॉलर से कन्वर्ट करके 10 ओवर का अगर बॉलर बनना है, तो आपको फिर लंबी क्रिकेट भी खेलनी पड़ेगी। आपको जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है वो भी खेलनी पड़ेगी। आपको पाकिस्तान कप जो 50 ओवर्स का लिमिटेड ओवर्स का जो कप है डोमेस्टिक का, वो भी खेलना होगा। आपको सिर्फ PSL या फिर ये T20 लीग के जरिए टेस्ट क्रिकेट भी, इवन कि आप, मुझे बड़ी हैरानी हुई थी जब ये हारिस रऊफ को टेस्ट क्रिकेट में इंक्लूड कर लिया गया था। और देखिए वो ऑब्वियसली लंबा कैरियर तो तब होगा ना जब आपके बैक एंड पे फर्स्ट क्लास मैचेस होंगे, जब आपके हैं ही नहीं तो आप किस तरह पे टेस्ट क्रिकेट खेल पाओगे? तो अगर ये हारिस को समझना होगा कि अगर उन्होंने खेली है लॉन्ग रिप्रेजेंट क्रिकेट, तो डोमेस्टिक में उन्हें खेलना पड़ेगा। हाँ, 4 ओवर का बॉलर कब तक रहेगा भाई? ये मैं आपसे कहा ना, लॉन्गर फॉर्मेट खेलना पूरी टीम के लिए बहुत ज़रूरी है, बैट्समैन के लिए भी ज़रूरी है, बॉलर्स के लिए भी ज़रूरी है। सर फील्डिंग बैट्समैन को भी सीखना, बिल्कुल देखें बैट्समैन को भी सीखना पड़ेगा कि लंबी इनिंग कैसे लेके जानी है, किस मौके पर एक्सेलरेशन करनी है, किस मौके पर रोकना है, सिंगल डबल किस तरीके से करने हैं, क्या रन रेट हमें चाहिए, ये सब चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। पहले पावर प्ले को कितना तेज़ खेलना है, आखिरी 10 ओवर के लिए कितनी विकेटें बचानी है, दरमियान को किस तरीके से निगोशिएट करना है, ये सब कुछ हमें सीखना है। और ये सिखाएंगे आपको लॉन्गर फॉर्मेट। अगर आप 4 दिन की क्रिकेट खेलेंगे, 1 डे मैचेस खेलेंगे, पाकिस्तान में डोमेस्टिक आके खेलेंगे, फिर बेहतर होगा। अगर आप दुनिया में चले जाएंगे खेलने के लिए, दुनिया में तो हर जगह लीग ही लीग है, फिर आपको लीग खेलनी पड़ेगी। जब आप लीग खेलेंगे फिर आप शॉर्टर फॉर्मेट पे आ जाएंगे और मुख्तलिफ आपका माइंडसेट ही आपका जो है वो तब्दील हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस लॉन्गर फॉर्मेट में टीम बनाए। और दूसरी बात है कि टीमों की कॉम्पोजिशन भी चेंज करने की ज़रूरत है। 4 ओवर के लिए और T20 के लिए टीम और होनी चाहिए, और 1 डे और टेस्ट मैचेस के लिए टीम और होनी चाहिए। टैलेंट आपके पास है। अभी आप देखें ना, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के जो रिजल्ट आए हैं, जिन जिन प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, आप उनको आगे लेकर आएँ, उनको मौका दें, उनको देखें कि उनमें क्या इंप्रूवमेंट आ सकती है, और फिर उनको टीम का हिस्सा बनाएं। ज़रूरी नहीं कि आप उनको हर मैच खिलाएं, या ज़रूरी नहीं कि आप पहले टूर पे उनको मैचेस खिलाएं। एटलीस्ट वो टीम के साथ बैठने से, टीम के साथ बैठने से बहुत कुछ सीखता है। प्रैक्टिस टीम के साथ करेंगे ना, जब वो प्रैक्टिस टीम के साथ करेंगे, 100 चीजें, लंबे अरसे से ट्रैवल कर रहा था, कितनी इंप्रूवमेंट आई है, 100 चीज़ें वो सीखते हैं। और दूसरी बात है, यही आप वाइस वर्सा कर लेना कि अगर यही प्लेयर्स चले जाएं कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलने के लिए, तो इनके साथ जो प्लेयर्स खेलेंगे वो कितना कुछ सीखेंगे, वहाँ कितनी ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट आएगी। सीख ही लेंगे, वहाँ भी बड़े अच्छे प्लेयर हैं डेफिनेटली। ये सब चीज़ें देखने वाली है। फर्क क्या है देखिए, एक चीज़ अरफा, थोड़ी सी वो बात अलग हो जाएगी, लेकिन मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ, आप हैं तो आप फ़ायदा उठा। हम देख रहे थे कि इमाद वसीम की बहुत ज़्यादा बात हो रही है। मैंने आज कहीं कहा, किसी और शो में भी कहा, अपने में तो कह ही रहा था, कहीं और भी मैंने कहा, मैंने कहा यार देखिए, टीवी पर बैठकर बातें करने का फन सारे जानते हैं, और अपने आप को प्रोजेक्ट करना, मैं यूं कर लूँगा, मैं मुझे नहीं खिलाया तो वो ख़राब, तो ये ख़राब, इसके हमारे पास ज़िंदा मिसाल मौजूद है सरफराज अहमद। वो टीवी पे बैठने को तरजीह नहीं देता, और वो बंदा खामोशी से क्रिकेट खेल रहा है। अभी भी उसकी 5 साल की या 6 साल की टेस्ट क्रिकेट बाकी है अभी भी, और वो लगा हुआ है खेलने खामोशी से। वो अपना जवाब डोमेस्टिक में जाके दिए जा रहा है। कब तक रोक लेंगे आप उसको? फवाद आलम को कब तक रोक लिया आपने? 10 साल रोके रखा ना, वापस लाना ही पड़ा परफॉर्मेंस पे। तो भाई परफॉर्मेंस होती है, बेहतर ये कि आप अपना टाइम ज़ाया करने, टीवी पे बैठ के पैसे कमाने से डोमेस्टिक में जाओ ना यार, परफॉर्म करके दिखाओ। मैं 4 रोज़ा खेल सकता हूँ, मैं 50 ओवर भी खेल सकता हूँ, मैं T20 भी खेल सकता हूँ, अब आपकी मर्जी है, जहाँ मर्जी खिलाओ। क्या कहते हैं अरफा? देखिए वो इसमें शक नहीं है, सरफराज अहमद बल्कि इससे पहले फवाद आलम बहुत ही प्राइम एग्जांपल थे कि आपने अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस रखना और अपनी परफॉर्मेंस से जो है वो जवाब देना है। सिलेक्टर्स के जो दरवाजे उनको बार बार आपने नॉक करना है,
और इतना नॉक करना है अपनी परफॉर्मेंस के जरिए कि वो खोलने पर मजबूर हो जाए। लेकिन फवाद आलम ने करके दिखाया, और सरफराज अहमद ने भी इवन के वो करके दिखाया, जो उनकी टेस्ट क्रिकेट में इंक्लूजन हुई है वो इसी हवाले से हुई है। अभी रिसेंट आप देख लें जो काइजर ट्रॉफी में उन्होंने परफॉर्मेंस की है, उन्होंने जो अपनी टीम को एक तो चैंपियन बनाया, तो उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी। और लेट्स होप कि ये परफॉर्मेंस जो उनको जो अब नेक्स्ट आ रहा है ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ 3 टेस्ट हमने खेलने हैं दिसंबर में, वो वहां जाके एग्जीक्यूट वो कर पाए और सरफराज की एक अच्छी परफॉर्मेंस हमें दिखाई दे। ये एक प्राइम एग्जाम्पल है। और सरफराज अहमद की जिस तरह की उनकी एक पर्सनैलिटी है, बहुत ही काम किस्म के इंसान है, फोकस रहते हैं, कोई इधर उधर की जो नेगेटिविटीज हैं उसमें नहीं पड़ते, ये उनकी बहुत ही अच्छी बात है। इवन कि अभी जो काइजर ट्रॉफी चल रही थी, उन्होंने बीच में ब्रेक भी लिया, लेकिन उन्होंने शुरू के मैचेस भी खेले और फिर एंड के मैचेस भी उन्होंने खेले। तो एक कमिटमेंट जो है वो उनकी तरफ से दिखाई दे रही है। लेकिन यही चीज जो आपने कहा कि कुछ प्लेयर्स हैं हमारे जो टीवी पे बैठकर तजिया देना, यार अभी अपनी से परफॉर्मेंस गिनवाने से नहीं, अपनी परफॉर्मेंस दिखाने से होती है अरफा। देखिए अभी ये नहीं देता ना, जब आपका भी कैरियर चल रहा है और अभी आप कमबैक के मूड में हो, तो आप इस तरह टीवी पे बैठ के तजिया देना, मजीद कंट्रोवर्सीज को बनाना, अपनी खिलाड़ियों को अगेंस्ट आप बात करना, इवन कि आप अभी उन्हीं की कैटेगरी में हो, तो ये बहुत ही अजीब सी बात लगती है। ये करना नहीं चाहिए। अगर आप फॉर्मर क्रिकेटर बन के रिटायरमेंट ले लिया आमिर की तरह, तो फिर ठीक है, आप तो फिर खुद कुछ भी आप बोल सकते हो। तो आमिर जिस तरह बोलते हैं वो ठीक है, उन्हें सही बात है। उसके बाद हम आपको सीरियस लेना ले, वो हमारा मसला है। हाँ, एक चीज़ सर इसी से रिलेटेड ना, मुझे बड़ी डिसेंसी लगती है बाबर आजम की ये चीज़, कोई बंदा कुछ भी कहे, ही नेवर रिप्लाइड, और ये उसकी डिसेंसी भी और मेरा ख्याल है उसकी कामयाबी भी है। और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी सीखा है। आप देखें उम्र ही कितनी है बाबर आजम की, 24-25 साल यंग है यार 24-25 साल, और 24-25 साल में इतनी ज़्यादा मेच्योरिटी, और वो भी इंटरनेशनल मीडिया को फेस करना, इंडिया जाके इंडिया के मीडिया को फेस करना जहाँ आपका अपना मीडिया मौजूद भी नहीं है, और वहाँ पर इस तरह की मेच्योरिटी दिखाना मेरे ख्याल ये बहुत रिमार्केबल है। और ये उसकी तरबियत, ऐसा है मुझे लगता है ये घर की तरबियत भी होती है ना, घर की तरबियत ने उसको सिखाया है। और देखें कभी उसने सीनियर के बारे में कोई उल्टी सीधी जुमला नहीं बोला, ना कुछ जवाब किया। जो सवाल पूछते हैं वो कहते हैं छोड़ें, जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट होती है बिल्कुल साइड से होकर ना, वो नहीं कहते वेल लेफ्ट करके आराम से वो निकल जाता है वहां से। तो ये बहुत अच्छी बात है। देखें ये कैप्टन मटेरियल है। हम सब कैप्टनसी की बात करते हैं बाबर आजम की, कि कैप्टनसी बाबर आजम की ठीक नहीं। अभी भी पाकिस्तान का सबसे सक्सेसफुल कैप्टन जो है ना बाबर आजम है। टोटल फॉर्मेट में देखें आप तो 60+ से ज़्यादा इसकी परसेंटेज है कामयाबी की। उसके बाद लेकिन ये जो 2 मैच हुए ना, इससे काफ़ी परसेप्शन चेंज किया है। मुझे साउथ अफ्रीका का मैच, मैं कहता था खुद कि बीच में मैं भी हो गया था डामाडोल कि यार कैप्टनसी छोड़ दे, बैटिंग कर ले। कैप्टनसी में वो थोड़ा ब्लैंक नजर आ, जहाँ आएगा वहाँ कहेंगे यार। लेकिन अभी साउथ अफ्रीका वाला मैच, उसमें बहुत मुझे अच्छी लगी। लेकिन डिस्कस करनी चाहिए ना, अगर आपने कैप्टनसी से हटाना भी है बाबर आजम को तो डिस्कस करें, उससे पूछें भाई कि क्या प्रॉब्लम तुम्हें फेस हो रही है, क्या तुम हटना चाहते हो। ये ना हो कि इतना डीमोरलाइज कर दें कप्तानसी से हटा के उसकी बैटिंग भी उससे मुतासर होना शुरू हो जाए। इसलिए बड़ा एहतियात से, रिस्पेक्ट के साथ, बड़े एहतियात के साथ फैसला करना चाहिए। और ये भी हो सकता है आपके पास तीनों फॉर्मेट में खेलने वाला कोई बंदा भी तो नहीं है सिवाय बाबर के, कैप्टन आप बनाएंगे किसको? नहीं, आप ये भी कर सकते हैं ना कि आप लॉन्गर फॉर्मेट यानी टेस्ट मैच के लिए किसी को बना दें, और वनडे के लिए या T20 के लिए बाबर आजम को बना दें। ऐसे भी आप कर सकते हैं। मुख्तलिफ ऑप्शन। वैसे भी आप देखें इस वर्ल्ड कप के बाद अब जाके अगला जो मैचेस आने में इसके वनडे के, वो 3 साल बाद, वनडे तो आपके 13 महीने बाद वनडे आने। वनडे वैसे ही होने कम है, ज़्यादा आपका फोकस होना T20 के ऊपर और टेस्ट मैचेस के ऊपर, तो इसलिए इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से आते हैं तो ज़रा बात करेंगे न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान की भी करेंगे, कल के मैच पर भी डिस्कस करके देखते हैं दोस्तों से कि कल के मैच के इनके क्या व्यूज़ हैं। बड़ा मैच है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का, पलड़ा किसका भारी है और हम क्या ख्वाहिश रखते हैं, इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अब है कल मैच बड़ा, साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड, उस पर भी बात करेंगे। काशिफ जबीर साहब, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड जी क्या देख रहे हैं? बहुत ज़बरदस्त मैच होगा, टाकरा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि साउथ अफ्रीका टॉस जीते और पहले बैटिंग करे, ताकि अपने फुलेस्ट पे बैटिंग करे और ज़बरदस्त परफॉर्म करे, अच्छा लंबा स्कोर करे, और फिर हम चेज़ करते हुए देखें एक मतलब फिर न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड क्या ज़बरदस्त चेज़ करता है, और हमने देख लिया साउथ अफ्रीका चेज़ नहीं कर सकता। पाकिस्तान के खिलाफ 270 के वक्त ऑलमोस्ट फारिग हो गए थे साउथ अफ्रीका। नीदरलैंड के खिलाफ चेज़ नहीं कर सका साउथ अफ्रीका, तो इसलिए साउथ अफ्रीका तो डेफिनेटली चाहेगा कि वो पहले बैटिंग करे, लंबा स्कोर बोर्ड पर डाले, और उसके बाद श्रीलंका और न्यूजीलैंड को जो है वो थ्रेट करे कि वो आके
उसको चेज करें। लेकिन न्यूजीलैंड के अगर आप बैटर्स की बात करें, सारे भरपूर फॉर्म में है। रविंद्रा ज़बरदस्त फॉर्म में है, विल यंग बहुत अच्छा खेल रहे हैं, उसके अलावा यार लेकिन रविंद्रा जैसी कॉनवे, एक और बंदा हमें चाहिए जो रविंद्रा जैसा हो, बाबर आजम की टेंशन ही खत्म हो जाए। एक चाहिए यार ऐसा। अच्छा उसके अलावा अगर आप बॉलिंग की बात करें तो न्यूजीलैंड की बॉलिंग बहुत अच्छी है। न्यूजीलैंड के स्पिनर्स बड़े कमाल के स्पिनर्स हैं। रविंद्रा फिर अगेन स्पिनिंग डिपार्टमेंट में, उसके साथ सैटनर बहुत ज़बरदस्त है। चैपमैन को पता नहीं कल खिलाते हैं, अगर वो खिलाएंगे तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है उनके लिए। सिर्फ एक जो वरी साइन है वो है फर्गसन का। लोकी फर्गसन जो है वो उस किस्म की परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। उनका भी वही हाल ऑलमोस्ट हो रहा है जो मार्क वुड का हो रहा है इंग्लैंड की तरफ से। जितने ये पेसर है ना, आप देखें लोकी फर्गसन हो गया, हारिस रऊफ हो गया, या उसके अलावा मार्क वुड हो गया, ये सारे पेस पे रिलाई कर रहे हैं और पेस इनको कुछ नहीं लेकर दे रही। पेस के साथ वेरिएशन बड़ी ज़रूरी है, सीम और स्विंग बहुत ज़रूरी है, जो कि इन बॉलर्स के पास नहीं है और नहीं इनसे हो रही। तो इसलिए ये एक वीक लिंक हो सकता है न्यूजीलैंड में। और वैसे भी आपको पता है कि साउथ अफ्रीका जो है वो पेस को पसंद करता है, उनको चाहिए होती है पेस, और वो बड़ी ज़बरदस्त शॉट खेलते हैं। क्लासन आपने ना बड़ा अच्छा ये चीज़ें काफ़ी अच्छी मेंशन की हैं काशिफ। एक तो साउथ अफ्रीका के हवाले से मैं थोड़ी सी और डिस्कशन, थोड़ी डीप डिस्कशन वो होगी साउथ अफ्रीका की स्पिन। और साउथ अफ्रीका की स्पिन चेज में मुश्किल डाल देगी न्यूजीलैंड को, अगर न्यूजीलैंड चेज करेगी। साउथ अफ्रीका के पेसर्स में ये क्वालिटी है जैसी पाकिस्तानी पेसर्स में, तो इसका मतलब है इक्वलेंटली साउथ अफ्रीका विद पेस विद स्पिन अच्छी है, गुड है। देखिए स्पिनर्स की जहाँ तक ताल्लुक है, मेरा ख्याल है महाराज जो हैं वो उस क्वालिटी के स्पिन नहीं कर रहे जिस क्वालिटी का सैटनर कर रहे हैं। शम्सी चूँकि पाकिस्तान एक अलग सिनेरियो है, इसलिए पाकिस्तान तो तबरेज़ शम्सी के आगे जो है वो दब गए थे। लेकिन क्या न्यूजीलैंडर्स दबते हैं उनके आगे के नहीं? मेरा ख्याल है मेरा ख्याल है वो बहुत अच्छा खेलेंगे। आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुलदीप को बहुत अच्छा खेला था। कुलदीप को बहुत अच्छा खेला था, अपनी फीट का इस्तेमाल करते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल उनके साथ अच्छा है। जब आप कॉन्फिडेंट होंगे और फुटवर्क का इस्तेमाल करेंगे तो आप स्पिनर को उसकी बॉल की पिच होने पे पकड़ लेंगे। आज फ़खर ज़मान ने क्या किया, बहुत अच्छा एक कदम इस्तेमाल कर रहा था, बाहर निकल के खेल रहा था। आप जब बाहर निकलते हैं फिर उसको अपनी पेस को चेंज करना पड़ता है, अपनी लाइन लेंथ को डिफर करना पड़ता है, वहाँ स्पिनर फिर गलती करता है, और वो जो गलती करेगा वहाँ फिर आप उसको पकड़ेंगे। तो मुझे लगता ये है कि स्पिन अटैक के लिहाज से अगर देखा जाए तो डेफिनेटली न्यूजीलैंड बेहतर है, लेकिन अगर फास्ट पेस बॉलिंग को देखा जाए तो मुझे लगता है साउथ अफ्रीका जो है वो उसके पास। अरफा क्या देख रहे हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड? देखिए जाहिर सी बात है एक क्रंच किस्म का मैच होगा, लेकिन अगर आपने पाकिस्तानी होने के नाते, या अगर ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम जो है सेमीफाइनल के लिए कुछ अपना सिनेरियो बना ले, तो डेफिनेटली वी वांट के साउथ अफ्रीका जो है वो जीते और न्यूजीलैंड जो है वो शिकस्त खाए। क्योंकि अगर तो पॉइंट टेबल पर अगर करंट सिनेरियो आप देखें ना, तो हमारा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ पाला जो है वो पड़ रहा है, पेचा उनके साथ हमारा पड़ रहा है। लेकिन न्यूजीलैंड के साथ ये है कि हम लोग उनका जो चूंकि जो नेट रन रेट है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, प्लस में है, हमारा जो वो मार्जिनली माइनस में है। लेकिन जो सिनेरियो इस टाइम जो मैं पढ़ भी रहा था, हम लोग दोनों मैचेस में अगर बहुत ही अच्छा खेल भी लें और न्यूजीलैंड अगर बेशक अच्छा ना भी खेले, अगर बुरी तरह भी वो डिफीट खा ले, तो फिर भी हम लोग न्यूजीलैंड का जो नेट रन रेट है ना तभी हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते। तो हमारे पास एक ही मौका है कि हम लोग पॉइंट्स के जरिए न्यूजीलैंड को डोमिनेट कर सकें। तो लेट्स होप कि साउथ अफ्रीका जो है वो न्यूजीलैंड को शिकस्त दे। लेकिन अगर दोनों की अगर जो सिनेरियो देखें एक कि किसका पलड़ा भारी है, मुझे तो दोनों टीमें जो है वो इक्वल लग रही हैं। लेकिन थोड़ा सा सेटबैक जो है वो न्यूजीलैंड को हुआ कि उनके तो लॉकी फर्ग्यूसन वो अनअवेलेबल है और साथ में जो केन विलियमसन वो भी अनअवेलेबल है, वो नहीं खेलेंगे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। तो लेट्स सी कि न्यूजीलैंड इनको कोप करती है या नहीं। लेकिन जो स्पिनर्स का आपने बात की है, स्पिनर्स का जो है वो रोल हो सकता है, क्योंकि पुणे का जो ग्राउंड है 260-250 के अराउंड जो है वहाँ एवरेज स्कोर बनता है। तो मुझे ये लग रहा है कि शायद जो साउथ अफ्रीका है जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को डोमिनेट करने की कोशिश की थी स्पिनर्स, तो न्यूजीलैंड को भी वो कोशिश कर सकते हैं तबरेज़ शम्सी को और महाराज को इस्तेमाल करके वो न्यूजीलैंड पे जो प्रेशर डाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका का थोड़ा सा पलड़ा भारी है। लेकिन बात हुई है कि न्यूजीलैंड की जो सारी बैटिंग लाइनअप है उनकी अटैक तो कर रहे हैं और सक्सेसफुल भी जा रहे हैं, लेकिन ये जो वन डायमेंशनल किस्म की बैटिंग है, क्या ये एक साथ क्लिक कर पाती है या नहीं, या लड़खड़ा जाती है, ये थोड़ा सा जो डाउटफुल हो सकता है। तो लेट्स सी, आई होप कि साउथ अफ्रीका जो बेहतर परफॉर्म करे जस्ट फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान। अगर न्यूजीलैंड पहले बैट करती है तो जिस तरह की न्यूजीलैंड की बैटिंग है उसमें सारे ही चल रहे हैं यार। 388
के करीब पहुंच जाना ये तो बड़ी ख़तरनाक बात है, ये तो क्राइम है, हल्का फुल्का क्राइम है क्रिकेट में। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं न्यूजीलैंड से साउथ अफ्रीका की बॉलिंग को देखते हुए? अगर टारगेट दे तो क्या साउथ अफ्रीका की बॉलिंग को देखते हुए? देखें इस विकेट पर जिसने अभी बताया कि इसका जो एवरेज स्कोर है वो 260-70 के करीब है, और न्यूजीलैंड अगर पहले बैटिंग करता है तो मेरा ख्याल है वो एक 300 के अराउंड न्यूजीलैंड बना लेता है तो साउथ अफ्रीका के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। लेकिन उसके लिए न्यूजीलैंड की बैटिंग में ठहराव होने की ज़रूरत है, एक लंबी इनिंग खेलने की ज़रूरत है। रविंद्रा या डैरल मिचेल या कॉनवे, इनमें से किसी एक को लंबा खेलना पड़ेगा, फिर जाके वहाँ पहुँचेंगे। लेकिन जब आप पहले बैटिंग कर रहे होते हैं ना अरसलान, थोड़ा सा आप कन्फ्यूजन का शिकार हो रहे होते हैं, क्योंकि आप देखें टॉस करके जब कैप्टन आता है तो पहले वो टारगेट सेट करता है कि हमने 350 स्कोर करना है। लेकिन जब ओपनर्स अंदर जाके खेलते हैं और वो ये 1-2 ओवर खेलते हैं तो उनको वहाँ असेसमेंट हो जाती है कि ये 350 का विकेट है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर अपनी गेम प्लान को वो एडजस्ट करते हैं, बाहर मैसेज भी डेफिनेटली पहुंचाते होंगे कि भाई ये वो विकेट नहीं है जो हम सोच के खेल रहे थे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ट्रिकी सिचुएशन हो जाती है। सेकंड इनिंग का तो फ़ायदा ये ना, टारगेट आपके सामने, आपको पता है कि आपने इस हिसाब से वहाँ लगा आप कहेंगे कि वो बाहर मैसेज भेज देते हैं ये वो इनिंग नहीं है जब 350 हो सकता है, तो कोच वो समेत सब पैड कर लो तो इसलिए मेरा ख्याल है अराउंड 300 डेफिनेटली टारगेट करेगा न्यूजीलैंड, जो कि साउथ अफ्रीका के लिए चेज़ करना बहुत मुश्किल होगा। और अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करेगा तो साउथ अफ्रीका भी यही कोशिश करेगा कि समवेयर बिटवीन 350-350 रन बनाएं, अगर उन्होंने कोई चैलेंज क्रिएट करना है फॉर न्यूजीलैंडर्स। हाँ अच्छा अरफा, एक तो बॉलिंग का डिफरेंस है साउथ अफ्रीका का और जो ऑस्ट्रेलिया है उसका। अगर साउथ अफ्रीका 350 रन या 300 प्लस करती है तो एहलियत तो है उसमें डिफेंड करने की। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आप अगर दोनों की बैटिंग देखें ना तो बैटिंग में मुझे थोड़ी सी जो न्यूजीलैंड है वो ज्यादा उनको एज दिखाई देता है। आप कॉनवॉय, यंग, रविंद्रा, मिचेल, लैथम, फिर मैट फिलिप्स आ जाते हैं, फिर नीशम जो है बहुत अच्छी जो है एक एंडिंग उनकी काफी जो अच्छी है। तो एक वन डायमेंशनल किस्म की बैटिंग है। लेकिन जो हाई स्कोर की आप बात कर रहे हैं ना कि अगर हाई स्कोर लग जाते हैं तो न्यूजीलैंड में इतनी अहलियत है कि वो परफॉर्म कर सकते हैं, उसको चेज कर सकते हैं। लेकिन जो साउथ अफ्रीका है उसकी भी बॉलिंग जो है वो कमजोर नहीं है, अच्छी वो बॉलिंग कर रहे हैं। आप जैनसन को देख लें, आप रबाडा जो है उन्होंने कम बैक करेंगे, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेल पाए थे लेकिन कम बैक करेंगे, वो इंजरी उन्होंने जो वापस रिकवर उनकी हो गई है। गिडी जो है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, महाराज भी फिर पैची किस्म के हमें दिखाई देते हैं। तो ठीक है, मुझे जो साउथ अफ्रीका की बॉलिंग है वो बेहतर दिखाई दे रही है इन कंपैरिजन टू न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की जो बैटिंग है वो काफी अच्छी दिखाई दे रही है। तो ये जो टाकरा होगा ना, ये साउथ अफ्रीका की बॉलिंग वर्सेस न्यूजीलैंड की बैटिंग होगा। लेकिन इस चीज को डोमिनेट कौन करेगा, मुझे ये लग रहा है कि साउथ अफ्रीका डोमिनेट कर सकता है, क्योंकि उनकी बैटिंग जो है वो काफी सक्सेसफुल अभी तक जा रही है, लेकिन उनको बॉलिंग से काफी एज है। लेकिन न्यूजीलैंड को शायद चेस पे थोड़े शेकी हो रहे हैं अरफा, चेस करते हुए शेकी हो रहे हैं। पाकिस्तान के अगेंस्ट भी ऑलमोस्ट मैच हार गए थे, ये तो थोड़ा सा हमसे गलती होगी, लेकिन शेकी हो रहे हैं। हाँ देखिए, ये तो उनका ना हिस्ट्री एक रही है। वो जो हम लोग यही कह रहे थे कि शायद वो चोक कर जाए, वो तो चोक करने वाले थे, बस पाकिस्तान की किस्मत कुछ साथ नहीं दे पाई थी। लेकिन साउथ अफ्रीका डेफिनेटली ये अनफॉर्चुनेटली ये हो गया। लेकिन ये देखिए, मैं जो आपको पिच के हवाले से जो रीड करके आपको अगर कुछ अपना बताना चाहूँ तो देखें, अगर पिच ड्राई और ह्यूमिड हो और वेदर भी आपका थोड़ा सा एक गर्म हो तो फिर कोशिश यही होती है कि पहले टॉस जीत कर पहले बैटिंग की जाए और स्कोर जो वो पुटअप किया जाए, क्योंकि पिच जो वो साथ साथ डिटेरियोरेट भी होगी, डैमेज भी होगी, वो स्लो डाउन भी होती रहेगी, तो फिर बैटिंग करना मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे ही लगता है कि जो टॉस जीतेगी साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड में से, वो पहले बैटिंग निकल करेगी। अच्छा रविंद्रा यार बहुत एक्सीलेंट, मतलब इतना रिफाइंड, इतना क्लासी, इतना मज़ेदार प्लेयर, ऐसा प्लेयर जो एक परफेक्ट गेम कर, मतलब जिसको हम क्या आप कहते हैं बड़ा अच्छा वर्ड, करेक्ट, बहुत करेक्ट प्लेयर है। लेकिन उसके साथ साथ वो तेज भी खेलता है यार। देखें ये उनके कोचेस का कमाल है। हाँ। उनके कोचेस ने उनको एक गाइडलाइन दे के एक तरीके पर चढ़ा दिया हुआ है और उनको उनका रोल दे दिया हुआ है कि आपका रोल ही ये है, आपने जाके अंदर तेज़ खेलना है। उस दिन जो चेज़ किया उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो टेम्पो सेट किया वो रविंद्रा ने जाके सेट किया ना। अगर वो इतनी तेज़ गेम ना खेलते तो बाकी टीम उस तरीके से आगे नहीं चल सकती थी। इसलिए हर टीम में हर प्लेयर का एक रोल है और उसने उस रोल के मुताबिक खेलना है, और जब रोल के मुताबिक आप खेलते जाएंगे तो देखें आपके बैट्समैन कितने हैं, 6 से 7 बैट्समैन हैं। अगर उनमें से 1-2 फॉल्टी भी निकलते हैं, 1-2 अपना रोल अदा नहीं पूरा करते, तो एटलीस्ट आपके पास कुछ होप तो है ना पीछे, आपके पास बाकी तो बैट्समैन जो हैं वो मौजूद हैं खेलने के लिए, आगे ले जाने के लिए।
अच्छा, हम अगर थोड़ी सी कोचिंग पर बात करें, आप थोड़ा सा एग्री करते हैं कि हमारे यहाँ कोचिंग का एलिमेंट या कोचिंग एक पूरा सब्जेक्ट इस वक्त जो कोचेज हैं उनके होते हुए थोड़ा मिसिंग है। आपके पास कोच है कौन? बड़े बड़े डायरेक्टर नाम नहीं है साहब, हमारे पास। डायरेक्टर साहब जो अच्छा, हैं वो तो ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं आपके पास। आपके लेकिन पास बैठे तो हुए स्पिन ना का, साथ, जी बैठे तो हुए ना अभी साथ। हाँ आप इधर बैठे हुए हैं ना, लेकिन आपको स्पिन का कोई कोच मॉनी नहीं है। मॉर्कल है यार, मोनी मॉर्कल आपको ब्रैडबर्न है। फास्ट बॉलिंग के कोच हैं, वो एक वही कोच हैं आपके पास। कंसिस्टेंट, लॉन्ग टर्म और नई टेक्निक वाला कोच चाहिए आपको। वो चाहिए जो मॉडर्न टेक्निक आपको सिखाए, आपको बताए कि आपने किस तरीके से आगे लेकर चलना है, और थोड़ा दिलेरी लेकर आए यार प्लेयर के अंदर। दिलेरी भी बहुत बहुत कमी है बैट्समैन के अंदर। वो पावर हिटिंग की शायद वो प्रैक्टिस भी पूरी नहीं है हमारे प्लेयर्स के अंदर। वो हिटिंग करने की ज़रूरत है, पहले पावर प्ले को सही प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, और ये अच्छा, ऑनलाइन एक कोचिंग को चीज ख़त्म करने की अशद ज़रूरत हम है ये कहते हमारी। हैं ना कि यार अरफा के कोचेज जो हैं उन्होंने बहुत मैचेस नहीं खेले हुए, बहुत कुछ नहीं किया हुआ, तो लगता है कोचेज इस तरह होता भी नहीं कि कोचेस के लिए बहुत मैचेस की ज़रूरत हो। गैरी स्टेट कोच है इसके न्यूजीलैंड के, उन्होंने 1999 में मार्च में उन्होंने डेब्यू किया था टेस्ट में, और दिसंबर में फारिग हो गए थे। लास्ट मैच उनका दिसंबर है 99 का ही, तो इतने को टेस्ट मैचेस भी नहीं खेले हुए। लेकिन अगर हम देखें ल्यू क्रॉन्की इनके साथ अटैक, तो बड़ा अच्छा नाम है ये हमारे यहाँ भी ल्यू क्रॉन्की ने बड़ा कमाल किया हुआ था न्यूजीलैंड के साथ। हाँ, उन्हीं के तो कह रहा हूँ। तो हमारे यहाँ भी कमाल किया हुआ था उन्होंने पीएसएल में, तो गैरी स्टेट भी तो न्यूजीलैंड के ही हैं, उन्हीं का कह रहा हूँ। तो ये एक अच्छी टीम बनाना, कोच लाना अच्छी टीम के तौर पे, ये भी बड़ा कमाल है अरफा। और इसके बगैर भी टीम समझते हैं कि खाली प्लेयर खेलते हैं, नहीं, पूरी की पूरे क्रू के साथ टीम होती है। लेकिन सलाम, मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आती कि कोचेस का या हेड कोचेस का या बॉलिंग कोच का या बैटिंग कोच का इंटरनेशनल लेवल पे जो क्या काम है। क्या उन्होंने एक खिलाड़ी को, एक बैटर को जो है वो ग्रिप पकड़ना सिखानी है? क्या उन्होंने ये सिखाना है कि जी तुम अपना स्टांस जो है वो इस तरह का बना के रखो? क्या एक बॉलिंग कोच ने जो है वो ये बताना है कि भाई तुम ग्रिप जो है वो इस तरह रखोगे तो टर्न ज्यादा होगी या रिवर्स स्विंग ज्यादा होगी? मुझे नहीं ये लगता, क्योंकि ये बातें जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट में सीखने वाली हैं, जूनियर लेवल पे ये चीजें सीखने वाली है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी थोड़ा सा समझना होगा कि आपने अगर कोचेज हायर करने हैं या कुछ इस तरह का प्लान है आपका, तो फिर आप एक ग्रास रूट लेवल पे करो। अंडर 19 या पाकिस्तान शाहीन की जो टीम है आप उसके साथ करो। जो पर्सनली मुझे लगता है कि इंटरनेशनल टीम अगर किसी वर्ल्ड कप में जाती है, किसी भी आईसीसी के इवेंट में जाती है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के किसी भी इवेंट में जाती है, तो आप उसके साथ कंसल्टेंट रखो। कंसल्टेंट की जो वो एक जॉब है या एक रोल है वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि देखें आपने जब एक टूर्नामेंट खेला है, जैसे कोई भी मैथ्यू आपने हेडन को रखा अरफा, बेहतरीन बेहतरीन एग्जांपल था T20 में। देखिए जब वो T20 वर्ल्ड कप था तो सिर्फ मैथ्यू हेडन थे उसमें, मोहम्मद यूसुफ या सकीन मुश्ताक का नाम नहीं आ रहा था, सिर्फ मैथ्यू हेडन, क्योंकि उन्होंने अप्रोच एक दी थी। अभी जो इंग्लैंड की टीम ने जो टेस्ट टूर किया था पाकिस्तान का, उसमें सिर्फ मैकलम का नाम आ रहा था, क्योंकि उन्होंने एक थॉट दी थी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको सिर्फ प्लानिंग चाहिए होती है कोचेस से। आपको ये नहीं बताना होता कि इसके टेक्निकल पॉइंट्स ये हैं तो आपने बल्ला इस तरह नहीं रखना है या इस तरह रखना है। ये थोड़ी सी सोचना होगा आपको, प्लान देना चाहिए, आपको प्लान देने वाला एक होना चाहिए। और सीरियसली सीरियसली सलाम भाई, ये जो अब ये ऑनलाइन कोचिंग वाली बात है, इससे जो है वो छुटकारा हासिल करना चाहिए। जो मुझे लग रहा है कि मिकी आर्थर का फ्यूचर मुझे अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ नहीं दिखाई दे रहा। ये जो चले वर्ल्ड एक कप है बार इसके बाद फाइनल हो गया ना अरफा, अच्छा ही है यार। आखिरी बार हमने मिकी अर्थर करते रहे हैं, अब देख लिया भाई मिकी अर्थर को। थैंक यू सो मच अरफा फिरोज जकी, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट। काशिफ शबीर हमारे साथ मौजूद थे। सुबह 12:30 बजे आपसे होती है मुलाकात, और कल का मैच है बहुत मजे का, एक्साइटिंग है, काफ़ी बात होगी करने की, और पाकिस्तान भी जीता हुआ है, तो ज़रा हम भी खुशी खुशी कल सुबह आपसे मुलाकात करते। बाय बाय। चलो जी, अच्छे खुशी के साथ आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन सच टेलीविजन पर, टकराओ जीत का। और जनाब अली, मैं तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान जब भी जीते, शायद ये वर्ल्ड कप का आखिरी भी मैच होता तो मैं बहुत खुश होता। यार पाकिस्तान की जीत है, हमारे मुल्क की जीत है यार, हमारी टीम की जीत है, खुशी तो हमारी बनती है। बेशक पाकिस्तान ने काफ़ी अपने मौके मिस किए। अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ आज पाकिस्तान मैच जीता होता तो मैं आज काश यही कर रहा था, हमारा आज सिचुएशन ही और होती। हमारे पास एक मैच, दो मैच पड़े होते, हमें कोई टेंशन ना होती, यार अब पाकिस्तान कुछ ना कुछ लड़ेगा, कर लेगा। अफगानिस्तान वाले मैच के बाद से थोड़ा सा प्रॉब्लम ये बना लिया, 7 मैच हो चुके हैं हमारे और 6 पॉइंट्स हैं, और बाकी टीम जो 6 पॉइंट वाली है उसमें अफगानिस्तान है, लेकिन उसके 6 मैच हुए, उसके अभी 3 मैच और रहते हैं, हमारे अब सिर्फ 2 मैच रहते हैं।
बहरहाल अब देखते हैं, दोनों बड़े मैचेस हैं, एक है न्यूजीलैंड के साथ और एक है हमारा इंग्लैंड के साथ। इंग्लैंड की टीम के हवाले से पॉजिटिव तो हैं कि इंग्लैंड के इतने अच्छे हालात नहीं हैं और उस पर कोई बात की जा सकती है। न्यूजीलैंड बड़ी फॉर्म में है और न्यूजीलैंड को कैसे जेर करना है, ये स्ट्रेटजी आज थोड़ा खुश दिखाई दी है, टीम भी थोड़ी खुश दिखाई दी। जैसे वो बाबर आजम की एक वीडियो आप देख रहे होंगे कि वो कैच के लिए, वो फील्ड के लिए गिरा, सारे आए, शाहीन आफरीदी ने आउट किया तो बाबर ने भी प्यार किया, बड़ा अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात ये थी, एक चीज़ देखने की है, बेशक टीम देखें आपकी थोड़ी सी गिरावट का शिकार है, बाबर आजम को भी कैप्टनसी के लिहाज से, बैटिंग के लिहाज से बड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया, सब कुछ ठीक, लेकिन बाबर आजम की फ़ैन फॉलोइंग अल्लाह ताला की तरफ से भाई, ये फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। आज जहाँ मैच हो रहा था वहाँ हमने बाबर आजम की ईडन गार्डन में फ़ैन फॉलोइंग देखी कमाल की, बड़ा मज़ा आया। पूरा ग्राउंड बाबर आजम को प्रेस कर रहा था, चीयर कर रहा था, खुश था, वो स्क्रीन पर दिखाते थे, तो अच्छी चीज़ है जी। और अपनी फ़ैन फॉलोइंग बाबर आजम ने अपने बैट से बनाई है, अपनी परफॉर्मेंसेस से बनाई है। बाबर आजम के लिए बहुत लंबा करियर है और इस लंबे करियर में बाबर आजम को पाकिस्तान के लिए वो सब कुछ अचीव करना है जो आज से पहले हमारे सारे लेजेंड्स अचीव नहीं कर पाए। बड़े बड़े उनके माइलस्टोन्स हैं, लेकिन जो इस वक्त के टॉपेस्ट माइलस्टोन है, इंशाल्लाह बाबर आजम से हम सबको उम्मीद है कि वो अचीव करेगा, बतौर कप्तान करे, बतौर बैटर करे, ये अब उसके फ्यूचर पे डिपेंड करता है। उस पर हम बात अभी छोड़ देते हैं, बाद में करेंगे आफ्टर द वर्ल्ड कप। लेकिन हम ये ज़रूर कह रहे हैं कि अब अगले 2 मैचेस हैं, उसमें अब बाबर आजम को अपनी सीट बेल्ट बांध लेनी है और कोई बेवकूफ़ी नहीं करनी, और इसी तरह की कैप्टनसी जैसे आग दिखाई दी है, साउथ अफ्रीका के मैच में दिखाई दी है, होनी चाहिए। 3 आउट थे, 96 स्कोर था, विकेटें नहीं गिर रही थी, शाहीन को लाए, वसीम, कमाल बॉलिंग की वो वसीम जूनियर ने एक बार फिर, शाहीन आफरीदी ने आज रिवर्स स्विंग की, तो बड़ा मज़ा आया मुझे। आज ओवरऑल चीज़ों पर बात करने का भी मज़ा आएगा, खुश हैं हम सारे बात करेंगे। अरफा फिरोज़ ज़की साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे रेगुलर पैनल काशिफ शबीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट कमेंटेटर भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया जनाब अली दोनों हजरात का। काशिफ भाई जनाब कैसा दिया? ठीक दिया, ये मज़ा आया? देना चाहिए था, 32 ठीक दिया, और ऐसे ही देना चाहिए था, इसी कन्विंसिंग तरीके से पाकिस्तान को मैच जीतना चाहिए था। और अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के ओपनर्स ने एक मरतबा फिर अच्छा ओपनिंग स्टैंड दिया। आप देखें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हमारा ओपनिंग स्टैंड 100 प्लस का था, आज भी ओपनिंग स्टैंड 100 प्लस का था, और फ़खर ज़मान जो है उन्होंने बड़े अच्छे स्ट्रोक्स खेले, बड़ा कॉन्फिडेंस नज़र आया फ़खर ज़मान के अंदर। यही बात हम एशिया कप से कर रहे थे कि जब बड़ा प्लेयर जो है वो आउट ऑफ फॉर्म होता है तो उसको बाहर बिठा के 2-3 मैचेस का रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसको टाइम मिले और वो सोचे कि उसने क्या क्या गलतियाँ कर रहा है, क्या उसके वीक पॉइंट्स हैं जो कि एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, कहाँ पर उसको फोकस करने की ज़रूरत है। बल्ला रोक रहा था जो उसका नेचुरल नहीं है, उसने आज बल्ला चलाया, 7 छक्के मारे, फ़खर को आप खुद भी लगा होगा यार मैंने कुछ किया है। बिल्कुल, तो तास्किन को जो उसने छक्का मारा वो बहुत, अच्छा जो पहला छक्का था ना वो उसकी पैट शॉट हम कह लें, बहुत उसी से उसको कॉन्फिडेंस आ गया। जी बिल्कुल, और वो उठाना बड़ा ज़रूरी था। और उसके अलावा कदमों का इस्तेमाल स्पिनर के अगेंस्ट बहुत अच्छे तरीके से किया। उनको पता लग गया था कि बॉल स्पिन नहीं कर रही, ब्रेक ज़्यादा नहीं हो रही, इसलिए वो बॉल तक पहुंच रहे थे और बड़ा अच्छा खेल रहे थे। उस लिहाज से बहुत अच्छा हुआ। अब्दुल्ला शफीक ने एक मरतबा फिर अच्छी इनिंग खेली, रिलैक्स हो गया ना, पता लग गया फ़खर स्ट्राइक कर, वो रिलैक्स खेल रहा था। डेफिनेटली ये तो बहुत अच्छा ये तो होता ही होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो जाती है। बाबर को आज आउट नहीं होना चाहिए था, अच्छा खेल रहा था पीछे। अच्छा प्रेशर मैचेस में बाबर 50 कर गया इंडिया के अगेंस्ट भी, और बाकी मैचेस आज रिलैक्स हो गए तो बाबर आउट हो गया। लोग देखने आए थे बहुत भाई बाबर को। हाँ बिल्कुल सही बात है, बाबर मतलब हमारा हीरो है, ज़बरदस्त दुनिया मानती है बाबर को एज अ बैट्समैन। सॉरी, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि बाबर आजम ने अब तक सेंचुरी नहीं बनाई इस पूरे टूर्नामेंट में अभी तक, लेकिन हो सकता है न्यूजीलैंड बड़े मैच का प्लेयर है, बड़े मैच में आ जाए, मज़ा आ जाएगा। वैसे बड़े मैच में बाबर आजम खड़ा होता है तो वैसे तो मैं कहता हूँ यार कोशिश करें कि ओपनर बड़ा स्कोर कर लें, बाबर तक बैटिंग आए ना, हम तो यही दुआ करते हैं। बाबर तक बैटिंग आए ज़रूर, लेकिन ओपनर भी अपना सारा भरपूर काम करें। फ़खर ज़मान का वापस फॉर्म में आना पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है, लेकिन अब इस फॉर्म को कंसिस्टेंट रखने की ज़रूरत है, आगे लेके चलने की ज़रूरत है। ये एक मैच की फॉर्म या सिर्फ बांग्लादेश के मैच की फॉर्म नहीं हमें चाहिए फ़खर ज़मान की, अब चाहिए फ़खर ज़मान बाकी मैचेस में स्कोर करे और दलेर तरीके से खेले। देखें टूर्नामेंट का जो भी रिजल्ट है वो उसको पाकिस्तान छोड़ दे, लेकिन पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से खेले सारे मैचेस, बाकी मानना मैचेस जीतने बड़े ज़रूरी हैं।
क्राउड को महसूस करे पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जो हम लोग बैठे मैच देख रहे हैं, हमारी उम्मीदों के मुताबिक टीम जो है वो अच्छा खेले। जनाब यार यरफा, अच्छा लगा आज मैच जीते, मजा आया। नहीं वाकई अरसलान, आज जो मैच हुआ पाकिस्तान का, उसमें एक जो एलिमेंट नजर आया, वो नई रूह जो है वो हमें लगे कि फूंकी गई है, और एक तरह से जज्बा जो है दोबारा उजागर हुआ है कि शायद हम लोग जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। नो डाउट कि बहुत मुश्किल है अभी भी, हम लोग अपनी परफॉर्मेंस के साथ साथ दूसरों की हार पर अभी डिपेंड कर रहे हैं। हम लोग न्यूजीलैंड पे, हम लोग ऑस्ट्रेलिया पे बहुत ज्यादा अब डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, एक तरह से जब अपनी जीत आई है तो उम्मीद जागी है, ये कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हुआ होगा लड़कों का। लेकिन कुछ पॉजिटिविटीज हम बहुत ज्यादा नजर आई है इस मैच में। एक अच्छी बात है कि टीम एक तो जेलिन नजर आई है। दूसरी बात जो मुझे बहुत अच्छी दिखाई दी, जो हमेशा हम लोग क्रिटिसिज्म करते हैं बाबर आजम की कप्तानी पर, क्या डिफेंसिव है, किल पर नहीं जाते हैं, थोड़ा सा बैकफुट पे रहते हैं, वो चीज आज हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दी। बाबर आजम ने बिल्कुल एक चढ़ के खेला। बैटिंग को अगर आप देखें तो हर बैटर आकर जो वो अटैक कर रहा था, अब्दुल्ला शफीक ने, फखर जमान, इवन के बाबर आजम ने इतनी बड़ी कोई इनिंग्स नहीं खेली आज, लेकिन उनकी तरफ से भी जो है एक अटैकिंग अप्रोच नजर आई, मारते हुए वो जो है वो आउट हुए। तो फिर हाँ मोहम्मद आगे रिजवान, अच्छा यार, स्पिनर वाला इशू बाबर का थोड़ा सा ना मुझे भी अब परेशान कर रहा है। हालांकि मैं बहुत बड़ा बाबर फैन हूँ, लेकिन मुझे ना उसका स्पिनर वाला इशू अब परेशान। बाबर को इतना बड़ा पेसर का कोई मसला नहीं है, बाबर को स्पिनर का इशू है। पेसर तो अब चाहे वो दुनिया का अच्छे से अच्छा खिला दें। देखिए हाँ, बाकी बाबर आजम देखें एक्सपोज तो हो रहे हैं स्पिनर्स के आगे, उनको जो रिस्ट स्पिनर्स हैं स्पेशली वो मसला कर रहे हैं। ना सिर्फ बाबर आजम बल्कि पूरी पाकिस्तान की टीम, मुझे तो बैटर्स ही लड़खड़ाते नजर आते हैं जब भी कोई रिस्ट स्पिनर आता है। अब हसरंगा की बात कर लें, कुलदीप यादव की बात कर लें, तबीर शमसी ने भी हिला दिया था हमें। फिर आप जो अफगानिस्तान के स्पिनर्स हैं उन्होंने भी तंग काफी किया, तो रिस्ट स्पिनर्स पे तंग कर रहे हैं। लेकिन ये बात देखें, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की खाली बात नहीं है, ये आपके जाती है बात सारी ग्रास रूट पे, आपके डोमेस्टिक लेवल पे जाती है। आप अगर पिछले कुछ सालों में देख लें तो हमारे जो तमाम ये जो पिचेस हमारी डोमेस्टिक में बन रही हैं, ये तमाम फ्लैट डेक्स बन रहे हैं। यहाँ स्पिन जो वो होता ही नहीं है। स्पिनर अगर आता भी है तो कोई 60वें ओवर या 70वें ओवर में जाकर आता है, और वो फिर पार्ट टाइमर का किरदार अदा करता है। तो अगर आपने स्पिनर्स प्रोड्यूस करने हैं और अगर आपको चाहिए नेट पे क्वालिटी स्पिनर्स जिनके आगे आपके बैटर्स जो है वो खेल सकें और प्रैक्टिस हासिल कर सकें, तो उसके लिए आपको डोमेस्टिक में जो है वो स्पिन ओरिएंटेड विकेट्स बनानी पड़ेंगी, जहां बैटर्स को मुश्किल स्पिनर्स का, मुश्किल स्पिन कंडीशंस का जो है वो सामना करके अगर वो ऊपर आएंगे तो फिर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अफगानिस्तान क्यों या श्रीलंका क्यों स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं? क्योंकि वहाँ स्पिन विकेट्स होती हैं। तो ये बाबर आजम को और जो मैनेजमेंट है, इनको थोड़ा सा एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी इसके हवाले से, ताकि जो स्पिनर्स को खेलने का अंदाज जो है वो अच्छा हो। लेकिन ठीक है, अभी हम लोग पॉजिटिविटी उस पे रहते हैं कि पाकिस्तान ने जो है वो अच्छा खेला और हमें बॉलिंग में भी अच्छी नजर आई है, और हर बंदे का थोड़ा थोड़ा इनपुट हमें नजर आया इस मैच में। अच्छा देखिए, हर किसी का इनपुट हो काशिफ, तो उसमें ये होता है कि टीम जो है ना वो एफर्ट नज़र आती है। आज वो इफ्तिखार और रिजवान खड़े रहे, ठीक है, कोई बात नहीं, बड़े आराम से खड़े हुए, थोड़ा सा जल्दी भी फिनिश कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा शायद मजीद विकटें देना एक सही चीज़ नहीं होगी, क्योंकि फ़खर अब्दुल्ला अपना काम करके गए थे, बाबर आउट नहीं होता तो वही 2 विकटें होती। उन्होंने कहा नहीं यार, विकेट्स और नहीं देनी, ये एक अच्छी चीज़ है, और ये अप्रोच भी ठीक थी। दूसरा उन्होंने कहा यार को 15 एक ओवर पहले करें, तो वो अलग की तरफ से हो गया कि 16 17 18 ओवर पहले हो गया। ये फ़ायदा हुआ। देखें, कन्विंसिंग पाकिस्तान को जीतना बहुत ज़रूरी था। पाकिस्तान का जो थोड़ा सा मोरल डाउन हुआ तो उसको वापस लाना बहुत ज़रूरी है। हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने जब भी अपने कमज़ोर टीम के साथ खेली है, उसने भरपूर तरीके से उन्हें मारा। साउथ अफ्रीका ने यही किया। इवन नीदरलैंड ने बांग्लादेश को बहुत बुरे तरीके से हराया। इससे पाकिस्तान का कन्विंसिंगली जीतना, सिर्फ जीतना पाकिस्तान का मकसद नहीं था। पाकिस्तान का मकसद ये था कि उनको ये बताना कि हमने कन्विंसिंग जीता है, हमारा आपका मैच नहीं है, और पाकिस्तान ने यही करके दिखाया। 32वें ओवर में मुकम्मल करने का मतलब है कि ऑलमोस्ट 6 के रन रेट से आपने स्कोर को मुकम्मल किया। इस विकेट के ऊपर जहाँ पर शुरू में बैट्समैन को सपोर्ट नहीं मिल रही थी, बॉल नीचे भी रह रहा था, थोड़ा रुक भी रहा था, थोड़ा डबल पेस बॉल भी नज़र आ रहा था, और बड़ा मुश्किल हो रहा था खेलने के लिए पहली इनिंग में। लेकिन दूसरी इनिंग में ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आई। इसका मतलब है पाकिस्तान के बॉलर्स ने बॉलिंग अच्छी की, जिसकी वजह से बांग्लादेशी बैट्समैन जो थे वो थोड़े कंफ्यूज थे, शुक्र करें हमारी बॉलिंग वापस उस रिदम में दिखा। और साउथ अफ्रीका के मैच से ये चीज़ नज़र आई है। आप देखेंगे शकीबुल हसन बड़ा अच्छा आज बैटिंग कर रहे थे, महमूदुल्लाह ने 50 बनाई, शकीबुल हसन बड़ा अच्छा खेल रहे थे। और अगर वो मुझे तो आज स्कोर 280 लग रहा था। नहीं, मुझे लगता था कि 230 240 तो शायद वो ले जाएंगे। जब 3 आउट हो, 96 हो, फिर 100 प्लस हुआ, मैंने कहा आज थोड़ा ज़्यादा ना हो जाए। हाँ,
लेकिन वो ठीक है, पाकिस्तान ने अच्छा उनको कर्टेल कर लिया और उनको रोक लिया। वसीम जूनियर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन फिर मैं ये कहूँगा उसामा मीर ने आज फिर डिसअपॉइंट किया। उन्होंने उस हिसाब उस क्वालिटी की बॉलिंग दो उनकी आज चीज़ें हैं फिर उसामा नज़र नहीं मीर आई। की। एक तो मैं आपसे भी बात करता हूँ अरफा, उसामा मीर का मसला देखें, जब शादाब के रिप्लेसमेंट पर आए, कंकशन रिप्लेसमेंट में बड़ा अच्छा बॉल किया। क्या मतलब वो ये बिल्कुल रिलैक्स है कि यार मेरा तो मैच है नहीं, मुझे तो बाहर बिठाया हुआ है, तो मैं किसी की जगह बॉलिंग कर रहा हूँ, ये रिलैक्सेशन थी क्या था? आज फिर वही किया उसामा ने, बहुत ही मतलब सारे अच्छी बॉल कर रहे हैं तो आप भी कर ही लो उनके बीच में छुप के। देखिए अरसलान उस्मामा का जो केस है ना बड़ा एक अजीब किस्म का है। इन्होंने हार्ड वर्क तो अपना काफी किया है, इनको डोमेस्टिक में भी इन्होंने काफी खेला है, इन्होंने लीग भी खेली है, परफॉर्मेंस भी है सीवी में। अभी रिसेंटली इन्होंने पीएसएल में अच्छा परफॉर्म किया, इन्होंने काउंटी क्रिकेट में जाकर गेन किया, विटालिटी T20 ब्लास्ट में इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो इनके पास एक्सपीरियंस तो है, लेकिन देखिए एक जो फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है वहाँ खेलना और फिर इंटरनेशनल लेवल पे आके खेलना, इसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। और फिर वर्ल्ड कप वो भी इंडिया में, ये तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल इसके लिए नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस चाहिए। जो मुझे लगता है आई प्रे कि उसामा मीर जब वो बेहतर से बेहतर परफॉर्म करें, अपने आप को इवॉल्व करें, लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी एक खिलाड़ी में टैलेंट बहुत ज्यादा होता है लेकिन वो उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाता जस्ट फॉर द सेक ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। एक कॉन्फिडेंस की कमी अगर किसी में हो, खुद एतमादी अगर ना हो कि यार मैं कर सकता हूँ अच्छा, तो फिर वो परफॉर्मेंस जो है ना वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाती। वो मुझे यही लग रहा है कि उसामा मीर का मसला ये है, उनके पास टैलेंट है, उनके पास लेग स्पिन है, उनके पास अच्छा, गुगली है। एक आध और चीज़ भी हुई, मैं इस पे आपकी राय ले तो एक और चीज़ भी हुई अरफा, और वो जो फील्डिंग में उनकी उंगली पे लगा वहाँ से ब्लीडिंग भी हुई। उसके बाद मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा था कि कहीं उसामा मीर यही ना हो कि फिर स्ट्रगल करे, तो वो भी हुआ। हाँ बिल्कुल वो भी फैक्टर है, लेकिन ये ओवरऑल एक जर्नी की बात करें क्योंकि इससे पहले भी उनको मौका तो मिला लेकिन वो उस तरह से कैपिटलाइज नहीं कर पाए। तो अपने जो टैलेंट है उसको तभी आप एग्जीक्यूट कर पाओगे जब आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपको बूस्ट करेगा। तो उसामा मीर को थोड़ी सी खुद एतमादी, और शायद ये टीम मैनेजमेंट का भी और कप्तान का भी रोल है कि उन्होंने किस तरह से अपने प्लेयर को कॉन्फिडेंस देना है। तो उसामा मीर का ये थोड़ा लग रहा है, लेकिन मुझे ये अगर मुझसे पूछें कि अगले मैच में जो है वो क्या उसामा मीर को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मैं कहूंगा कि उसामा मीर को अगर आप बेस्ट देकर मोहम्मद नवाज को अगर रखें तो दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन। क्योंकि नवाज ठीक है वो उस तरह से हमारी एक्सपेक्टेशंस पर अभी तक नहीं उतर पाए, लेकिन वो फिर भी एक तरह से कॉन्फिडेंस और जो फील्डिंग और बॉलिंग थोड़ी सी स्ट्रेटेजी अगर हो ना अरफा, तो मुझे लगता है कि नवाज ठीक है नहीं कि उस तरह चल रहा। मैं तो नवाज को खैर बतौर बॉलर पसंद नहीं करता, वो एक अपनी जगह मामला है। काश में कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मेरा ख्याल है जो प्रॉब्लम आ रहा है ना उसामा मीर के साथ और बाकी हमारे प्लेयर्स का, स्पिनर्स का खास तौर पे, ये लैक ऑफ लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ गेम खेलने की वजह से है। क्योंकि हमने नहीं खेला लॉन्गर फॉर्मेट, ज़्यादा फोकस रहा है T20 पे और PSL पे, इन गेमों पे। इन लड़कों को चाहिए कि ये वापस जाके कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलें, लॉन्गर फॉर्मेट खेलें, कम से कम 20-20 30-30 ओवर दिन के कराएं। एक स्पेल स्पिनर के लिए 20-30 ओवर का स्पेल करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लंबे लंबे स्पेल कराएं, उसके बाद फिर आपको दोबारा से बेहतरी आ जाएगी गेम के अंदर। देखें वनडे के अंदर आपको पहला पूरा सेटअप क्रिएट करना पड़ता है, बैट्समैन को पूरा तैयार करना पड़ता है कि बैट्समैन को गलत गलत शॉट की तरफ लेके जाना पड़ता है, तो वो जाल बिछाना पड़ता है। जी जाल बिछाना पड़ता है। ये सारी टेक्निक जो है ये आपको लॉन्गर फॉर्मेट सिखाता है, ये ज़्यादा ओवर करने की क्या बात है, गुगली तो कर सकता है यार, वो भी नहीं उस तरह दिख रही। नहीं गुगली करता है, लेकिन गुगली देखें नहीं हमेशा दिख नहीं रही वैसी जैसी, मतलब अच्छी मारता है उसामा, गुगली भी नहीं देखें गुगली हमेशा स्टॉक बॉल होता है किसी भी बॉलर के लिए। उसामा भी जो है ये हर दूसरी गेंद गुगली नहीं कराता आपको। हमें असल में आदत हो गई है शादाब की हर तीसरी गेंद जो है वो गुगली हो जाती है। इसकी गुगली आएगी 1-2 ओवर्स के बाद और वही विकेट टेकर जो है वो बॉल नहीं, वो भी तो नहीं कर रहा। जरूरी है कि वो पिच सही जगह पर करे, राइट एरिया। अगर गुगली आपकी पिच करेगी मिडिल स्टंप पे तो वो निकल जाएगी लेग से बाहर, अगर लेग पे स्टंप करेगी तो लेग से बाहर हो जाएगी, वाइड चली जाएगी। उसको पिच करना है अराउंड दी ऑफ स्टंप, ताकि वहां से बैट्समैन जो है वो जाए बाहर की बॉल के लिए खेलने जाए और गेंद जो है वो अंदर आ जाए, वो इसका राइट स्पॉट है। लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए ना, आपने बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी चाहिए। और देखें मेरी बात सुने, जो लेग स्पिनर है उसके गेंद करना मुश्किल है, क्योंकि उसने फ्लाइट के साथ गेंद करनी है और थोड़ा लंबा फेंकना है उसने, और वो फ्लाइट जब भी आएगी तब जब आप प्रैक्टिस में होंगे। वरना अमूमन लेग स्पिन क्या करते हैं कि वो शॉर्ट पिच फेंकने शुरू कर देते हैं। जब लेग स्पिनर ने शॉर्ट पिच फेंकनी शुरू कर दी, इसका मतलब है आप समझ लें कि ये आउट ऑफ फॉर्म है या लैक ऑफ प्रैक्टिस है उसके अंदर। फ्लाइट बहुत, जैम्पा का आप मिसाल देख लेना, जैम्पा ने पहले 3 मैचेस में फ्लाइट उससे नहीं हो रही थी, बॉल आगे पिच नहीं हो रही थी उससे, 1 विकेट ली उसने 3 मैचेस के अंदर। अब इस वक्त हाईएस्ट विकेट टेकर है वो 15-16 विकेटों के साथ, और उसके बाद आज तो शाइन हो गया ना।
आज शाहीन हो गया, लेकिन फिर उसने उसको इम्प्रूव किया, उसने गेंद को आगे अच्छा आप फेंकना ये शुरू कर देखें, दिया। शाहीन अभी तक उस तरह से रिदम में नहीं आया था। ऑस्ट्रेलिया के मैच में अच्छी की बॉलिंग, साउथ अफ्रीका में आप देखें कि फिर भी टॉप विकेट टेकर हो गया उस रिदम के बाद भी, तो बड़ा बॉलर है, हम नहीं, उससे बिल्कुल एक्सपेक्ट है। करते हैं बड़ा बॉल। और आज तो आपने रिवर्स देखा- स्विंग हुई है, मैं तो बड़ा नहीं, और खुश आपने हूं। देखा कि आज उसने जब विकेट ली, पहली विकेट ली, उसके बाद उसकी पेस ही मुख्तलिफ हो हाँ, हाँ, गई, 140 को हाँ, टच करना बिल्कुल। शुरू हो गया वो। ये बात बिल्कुल ठीक है। उस दिन आपको याद है मोहम्मद अब्बास के साथ प्रोग्राम हो रहा था, तो वो कहते हैं ऑटोमेटिकली आपके जो है 5-6 किलोमीटर बढ़ जाते हैं। आवाज में कहते हैं आपकी पेस बढ़ जाती है, और यही होता है कि आपको कॉन्फिडेंस आता है। आपने भी पहले की बात शुरू की थी। ले जी, एक छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं। पाकिस्तान के चांसेस पर भी बात करेंगे कि अब ओपन तो है अभी वर्ल्ड कप, चांसेस क्या है। कल का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान के लिए, खास तौर पे बहुत ज़्यादा होगा। साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड है, मैच भी बड़ा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। वापस आते हैं ब्रेक से।